सबसे पहले हम पहले चैप्टर की बात करते हैं, हिंदी भाषा और उसका विकास। क्या हिंदी भाषा इसी रूप में थी? नहीं, इसी रूप में नहीं थी। हिंदी के विकास में बहुत समय लग गया, जिसको हमारे विद्वानों ने अलग अलग भागों में बांटा है, और उसी आधार पर हम भी कोशिश करेंगे उसको थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त रूप से बातें करने की। आप साथ साथ रहिए, और अगर आपको कोई समस्या आती है तो उसको नोट कर लीजिए, हम बाद में उस पर भी बात कर लेंगे। तो देखिए, इसको हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, हिंदी भाषा हमारा चैप्टर है और उसका विकास, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। बात आती है हिंदी का जन्म या हिंदी उद्भव कैसे हुई, हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ। यदि हम हिंदी के जन्म की बात करने से पहले पूरे भाषाई परिवार की बात करेंगे। पूरे विश्व के यदि को भाषाई आधार पर बांटा जाए तो 12 परिवारों में विभक्त किया जाता है, जिनके अलग अलग जो है 12 नाम हैं, जिसमें से मुख्यतः हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 2 भाषा परिवार प्रचलित है जिनका अक्सर जिक्र होता है। उत्तर पश्चिम भारत में और उत्तर भारत में जो है, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत का जो अधिकतर क्षेत्र है वहाँ पर जो है वो आर्य भाषा परिवार या भारोपीय भाषा परिवार के नाम से प्रचलित है। भारोपीय इसलिए कहा गया है, इसमें भारतीय भाषाएं भी है और यूरोपीय भाषाएं भी है। भारत और यूरोप दोनों को मिलाकर भारोपीय बना है। तो इस प्रकार भारोपीय परिवार की भाषाएं अधिकतर भारत में भारोपीय भाषा परिवार प्रचलित है, जिसको हम कहते हैं भारतीय आर्य भाषा के नाम से भी जानते हैं, और भारोपीय भाषा परिवार। बात एक ही है दोनों की। यदि हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में दूसरा भाषा परिवार प्रचलित है, जिस परिवार को हम कहते हैं द्रविड़ भाषा परिवार। दक्षिण भारत में ज़्यादातर द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जिसमें 4-5 भाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये 4-5 भाषाएं जो है वो प्रमुख है, जिससे हम कहते हैं द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। उसके बाद है, यदि हम हिंदी के विकास की चर्चा करें तो हम आर्य भाषा परिवार से विकसित हुई हिंदी को जो है वो आगे इसके परिवार को बांटते हैं हम अलग अलग भागों में। इसका सबसे प्राचीनतम भाषा है, इसकी सबसे बहुत पुरानी भाषा है संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा को देव भाषा या प्राचीन भाषा या जो है वो संपन्न भाषा के नाम से, अलग अलग भाषा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार संस्कृत जो है वो सबसे पुरानी भाषा है। अब पूरे यदि हिंदी भाषा परिवार को बांटे हम, तो उसको हम लगभग 1500 ईसा पूर्व मतलब ईसा शताब्दी से पहले का समय, 15 ईसा पूर्व से लेकर अभी तक, यानी कि 19वीं शताब्दी तक पूर्ण विकसित में हिंदी भाषा हो चुकी थी, या हम कहें कि अभी 21वीं शताब्दी तक तो उसका बहुत ही विकसित रूप है। 19वीं शताब्दी में हमारी हिंदी भाषा विकसित हो गई थी। तो इस सारे जो है वो कालक्रम को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो है हमारा, जिसको हम कहते हैं वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से अभिप्राय होता है वेदों की संस्कृत, यानी कि जो जिस संस्कृत का प्रयोग वेदों में किया गया था उसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। यह संस्कृत जो है वो थोड़ी मुश्किल थी, और इसमें 4 वेदों की रचना हुई थी, जिसका हम विस्तार पूर्वक आगे वर्णन करेंगे। इसका समय जो था वो हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रखा गया, यानी कि लगभग 500 वर्ष जो है वो इसी संस्कृत के रहे, जब वेदों की संस्कृत थी, यानी कि बहुत लंबे लंबे श्लोक थे। लोगों को बोलने में भी बहुत पढ़े लिखे लोग या आसानी से बोल पाते थे, उनको आम लोगों से परे थी ये भाषा, इसलिए इसको कहा गया वैदिक संस्कृत। उसके बाद हमारी दूसरी आई लौकिक संस्कृत। लौकिक जैसे कि लोगों की, यानी कि लोक प्रचलित, उसको हम कहते हैं लौकिक संस्कृत। अब लौकिक संस्कृत में क्या थे, श्लोकों का आकार थोड़ा छोटा हो गया था और पढ़ने में भी आसान थी, उसको हमने लौकिक संस्कृत का नाम दिया, जिसका उसको हमारे विद्वानों ने लौकिक संस्कृत का नाम दिया, जिसका समय था 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक, यानी कि लगभग 500 साल का समय वो इसके लिए था। इसमें जो मुख्यतः ग्रंथ थे हमारे, वो वाल्मीकि जी की रामायण और महर्षि वेद व्यास का महाभारत है इसमें। इसके अलावा हम जो ना ब्राह्मण ग्रंथ है वो इसमें, जो हमारे उपनिषद है इसमें। लौकिक संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई, जो वर्तमान में भी बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, शास्त्रों में लिखा गया है, वो सारे जो हैं हमारे अधिकतर लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए। ठीक है। उसके बाद है हमारी भाषा का फिर धीरे धीरे और विकास होता गया, कि जैसे समय परिवर्तित होता है भाषा का भी विकास होता गया। और तीसरा रूप आया हमारा पाली भाषा। पाली भाषा क्या थी तो संस्कृत का ही एक रूप, लेकिन वो थोड़ा आसान हो गई थी। उसका समय हमने दिया 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ईसा पूर्व मतलब ईसवीं शताब्दी शुरू होने से पहले का समय। तो लगभग 500 साल का समय इसको दिया गया है हमारे विद्वानों ने।
पाली भाषा, इसमें संस्कृत थी, लेकिन संस्कृत के साथ साथ तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्द भी थे, यानी कि थोड़े लोक प्रचलित जो लोग बोल रहे थे उन शब्दों का भी समावेश था। आप यूँ कह सकते हो कि आदि संस्कृत थी, आदि लोगों के शब्दों का प्रयोग किया गया इसमें, इसका भी आगे हम वर्णन करेंगे। उसके बाद हमारी चौथी भाषा आई प्राकृत भाषा। इसका जो समय था हमारा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का समय था, जो इसके लगभग 500 साल इसको भी दिए गए हमारे विद्वानों ने। और फिर अगला रूप आया हमारा अपभ्रंश का। अपभ्रंश भाषा जो थी वो उसका समय हमारा रहा 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, यानी कि इस समय हिंदी जो है अपने विकसित रूप के लिए अपने पैर पसार रही थी और हिंदी का विकास होने के दिशा में अपभ्रंश जो था वो नींव का पत्थर बनने वाली थी भाषा। लेकिन उस समय के लोग इस भाषा को पसंद नहीं करते थे और इस भाषा को अलग अलग नाम दिए गए, वो हम आगे पढ़ेंगे। और फिर अपभ्रंश का सुधरा हुआ रूप जो बोलचाल की हिंदी बनी, उसी हिंदी को हमने कहा खड़ी बोली, जिसमें साहित्यिक शब्दों का प्रयोग था, जिसमें हिंदी थी, आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग था, सारा मिला जुला समावेश था, उसको हमने नाम दिया हिंदी भाषा। और उसका समय जो था वो 1000 ईस्वी से लेकर आज तक का जो समय है वो हम खड़ी बोली, अधिकतर जो रचनाएं लिखी गई या लोगों की जो बोलचाल की भाषा थी उसको हमने खड़ी बोली का रूप दिया। तो इस प्रकार हमारी हिंदी भाषा ने वैदिक संस्कृत से लेकर खड़ी बोली तक 6 सोपान जो है वो चढ़ी और इस प्रकार हिंदी का विकसित रूप जो है वो लगभग वैसे तो विकसित रूप की बात करें हम 13वीं-14वीं शताब्दी में हमें देखने को मिला। हिंदी भाषा की पहली जो रचनाएं मानी गई है वो मानी गई है अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ। लेकिन इसके अलावा भी हमारे अलग अलग विद्वानों ने हिंदी भाषा का शुरुआत में कैसे प्रयोग किया गद्य साहित्य में, उसकी हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और इस प्रकार जो है फिर हम चलिए अब थोड़ा मोटा बात कर लेते हैं वैदिक संस्कृत क्या थी। वैदिक संस्कृत में जो है, जैसे कि हमने पहले थोड़ा सा जिक्र किया था, वैदिक संस्कृत में चारों वेदों की रचना हुई थी। अगर चारों वेदों की हम बात करें तो सबसे इससे संबंधित एक आधा प्रश्न आ जाता है, इसलिए हम थोड़ा इसका कर लेंगे डिटेल। सबसे पहला था हमारा ऋग्वेद, जो सबसे बड़ा और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और इसमें जो है इसके श्लोक बहुत ही बड़े बड़े श्लोक हैं और कुछ एक श्लोक इसके काफ़ी प्रचलित है। जैसे कि आप देखते होंगे कौन से प्रचलित है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र अक्सर बोलते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमि बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ये है मामृतात्, यह मंत्र जो है वो हमारा ऋग्वेद से ही लिया गया है। इसी प्रकार यदि हम गायत्री मंत्र की बात करें, जो अक्सर लोग बोलते सुनते हो आप, शायद हर भारतीय को ही गायत्री मंत्र याद होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप अक्सर देखते होंगे लाइन में कहीं भी टूटी हुई नहीं है, श्लोक पूरा बहुत बड़ा है। जब इसको आप पढ़ना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ता है, तभी आप इसको पढ़ पाते हो। तो वेदों की संस्कृत इस प्रकार की संस्कृत थी। उसके बाद क्या था, जो वेद के जो मंत्र थे, किसी भी वेद की बात करें, जो श्लोक थे जिनको मंत्र कहते हैं, उनको वेदों में ऋचाओं के नाम से जाना गया। उनको ऋचाएं कहते थे, वेदों के श्लोकों को ऋचाएं कहते थे। अब ऋग्वेद के अनुसार जो है उसमें जो प्रचलित मोटी सी बातें हम करें, क्या था उसमें हवन का, ऋग्वेद में जो था वो हवन और पूजा पाठ का वर्णन है। इसके अलावा जो है मुख्य देवताओं का महत्व दर्शाया गया है। इंद्र, शिव उपासना, अग्नि उपासना जो है, पूजा और हवन वगैरह, इनका जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर है हमारा अगला हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो था ये भी वैदिक संस्कृत में ही लिखा गया, जिसमें कर्मकांड, जादू टोना, चिकित्सा आदि का वर्णन है यजुर्वेद में। उसके बाद अगला वेद था हमारा सामवेद। जैसे कि हम जानते हैं सरस्वती वंदना से सामवेद जो है शुरू करके संगीत, कला इत्यादि के अलावा पूजा पाठ की पद्धतियों को भी जो है इसमें जगह दी गई है। उसके बाद सबसे आधुनिक और सबसे छोटा वेद यदि माना गया है तो वह अथर्ववेद है, जो सबसे छोटा है। और कहते हैं कि शुरुआत में 3 ही वेद थे, ये बाद में लिखा गया। इस प्रकार 4 वेद जो है जिनका लौकिक संस्कृत में लेखन कार्य हुआ, वैदिक संस्कृत में लेखन कार्य हुआ। उसके बाद अगला है हमारा, हम अगले की बात करते हैं लौकिक संस्कृत। हिंदी का विकास जो धीरे धीरे हुआ, जैसे कि आपको पता है हिंदी की जननी जो है वो संस्कृत है। तो हम बात करें संस्कृत की तो फिर आई हमारी लौकिक संस्कृत।
अब आपने पीछे पढ़ा था लौकिक संस्कृत का जो काल निर्धारण था वो क्या था, 500 ईसा पूर्व से लेकर फिर बारी आई लौकिक संस्कृत की। अब लौकिक संस्कृत में जो है क्या था, यह संस्कृत थोड़ी सी पहले से सरल थी, श्लोकों को थोड़ा सा छोटे छोटे जो अनुचरणों में बांटा गया, जिसे पढ़ना व लिखना आसान था, जिसको थोड़े पढ़े लिखे लोग भी आराम से पढ़ सकते थे, बहुत बड़े ना होकर थोड़े से लोगों के पढ़ने लायक थे। लौकिक जैसे कि लोगों के समझ आने वाली बात थी। इसमें जो मुख्यतः ग्रंथ थे हमारा, वो वाल्मीकि जी की जो है ना रामायण थी इसका मुख्य ग्रंथ, और वेद व्यास जी की महाभारत, ये दोनों इसी संस्कृत में लिखी गई। इस प्रकार इसके अलावा जो है लौकिक संस्कृत में उपनिषद लिखे गए, जो हमारे पुराण लिखे गए, बहुत सारी ऐसी जो है वो सनातन धर्म की रचनाएं हैं जो लौकिक संस्कृत में हुई, और वर्तमान में भी बहुत सारे विद्वान लौकिक संस्कृत का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर अगला जो आया हमारा भाषा का रूप, वो आया हमारा पाली भाषा। पाली यानी कि जो संस्कृत के उत्तरार्ध की जो भाषा थी, जिसमें संस्कृत का तो प्रयोग था, लेकिन संस्कृत के साथ साथ जो था वो आम बोलचाल की भाषा का भी थोड़ा सा समावेश हो गया था, जो लोगों को आराम से समझ में आ रही थी। इसका समय निर्धारण जो था वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 शताब्दी तक रखा गया, यानी कि शताब्दी शुरू हुई तब हमारी पाली भाषा चल रही थी, लगभग अपने समापन की तरफ थी और विकसित रूप आने वाला था उसका। अब पाली भाषा में जो है इसका एक दूसरा नाम भी है, कुछ विद्वान इसको मागधी भाषा के नाम से जानते हैं, क्योंकि मगध क्षेत्र में यह भाषा अधिकतर बोली और लिखी जाती थी, इसीलिए इसको मागधी भाषा भी कहते हैं। अधिकतर बौद्ध ग्रंथ, जिन बौद्ध ग्रंथों की त्रिपिटक जिसमें आता है हमारा, त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो अधिकतर इसी में लिखे गए। जो जितने भी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ थे वो सारे हमारे पाली भाषा में लिखे गए। अब इसका जो है ना थोड़ा सा सरल रूप था ये संस्कृत का, क्योंकि इसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दों का भी समावेश किया गया था, यानी कि तत्सम संस्कृत तो थी ही थी, उसके साथ साथ थोड़ा सा संस्कृत का बोलचाल का रूप जो था वो भी इसमें लिया गया। उसके बाद फिर अगला सुधरा हुआ रूप जो था, जो आम बोलचाल के लोगों का की भाषा के पास था, वो था हमारा प्राकृत रूप, जिसको प्राकृत भाषा कहते हैं। इसका समय निर्धारण जो था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का इसका समय निर्धारण किया गया था। तो इस समय जो क्या था, संस्कृत धीरे धीरे कम होती जा रही थी, बोलचाल के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता जा रहा था। प्राकृति यानी कि प्रकृति से संबंधित, प्राकृत का अगर एक रूप ले तो प्रकृति मतलब आम बोलचाल की। अब यहाँ संस्कृत शब्द नहीं थे, ये तो नहीं कहेंगे हम, थे, लेकिन आसान संस्कृत थी और बोलचाल के शब्दों का अधिक प्रयोग हो रहा था इस भाषा में, जिसको आम लोग भी, जो अनपढ़ लोग थे, वो भी अधिक आसानी से समझ ले रहे थे। लेकिन जो हमारे भारतीय विद्वान जो थे वो इस भाषा को पसंद नहीं करते थे, वो इस भाषा के प्रयोग से बचते थे। वो कहते थे कि ये जो भाषा है हमारी प्राकृत जो भाषा है वो विद्वानों की भाषा नहीं है, ये तो मूर्खों की भाषा है, ऐसा उनका मानना था। जो निम्न श्रेणी के पात्र होते थे नाटकों में, सबसे पहले उनके लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, यानी कि नाटकों में इस भाषा का प्रयोग किया। जो अक्सर नाटक लोगों को खेल कर दिखाए जाते थे ताकि लोगों को समझ आ जाए ये भाषा। अब क्या हुआ कि इस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग जो है वो किसने किया, इस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया हमारे सिद्धों ने। जैन साहित्य अधिकतर इसी भाषा में लिखा गया। अब जो सिद्ध जो थे हमारे वो थे 84, और वो अधिकतर जो थे वो अनपढ़ थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनको ज़्यादा अच्छी संस्कृत नहीं आती थी और उन्होंने आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया। और जो उनका लेखन कार्य या जो भजन कीर्तन वो करते रहते थे वो इसी भाषा में करते थे। बाद में जो उनके शिष्यों ने उनको संग्रहित किया, तो इस प्रकार जो जैन साहित्य जो है बहुत बड़ा है, जैन साहित्य हमारा, वो ज़्यादातर हमारा प्राकृत भाषा में लिखा गया। उसके बाद हम बात करते हैं फिर आगे हमारी जो है वो इसका और ज़्यादा विकसित रूप था, और या यूँ कहिए कि हिंदी की नींव था, वो था हमारा अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश जो थी वो उसमें संस्कृत बहुत कम थी और आम बोलचाल के शब्दों का अधिकतर प्रयोग था। जो संस्कृत थी वो भी बहुत ही आसान थी, जो आम लोगों को बड़ी आसानी से जिनके अर्थ समझ आते थे। इसका जो समय निर्धारण था 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक था, या यूँ कहिए कि हिंदी के पहले का रूप है ये।
हमारे कुछ विद्वान तो अपभ्रंश की रचनाएं हिंदी के अंतर्गत ही मानते हैं। हम हिंदी साहित्य में जब वीर साहित्य की बात करते हैं तो वो सारा हमारा अपभ्रंश भाषा में लिखा गया उसी समय उसी काल का है। उसके बाद हम बात करते हैं अपभ्रंश भाषा जो था, इस भाषा को अलग अलग नामों से जाना गया। इसको अवहट कहते थे, इसको अवहथ्य कहते थे, इसको देश भाषा का नाम भी देते थे, इसको देसी भाषा भी कहते थे। और जो विद्वान लोग थे वो इसको पसंद नहीं करते थे, वो इसको मूर्खों या डंगरों की भाषा के नाम से जानते थे। इस प्रकार अपभ्रंश जो था वो बहुत ही विवादित रूप रहा और इसको अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग लोगों ने अपनी जो ना अलग अलग नाम इसको प्रदान कर दिए। इस प्रकार अपभ्रंश का जो है हमारे हिंदी साहित्य में विशेष महत्व है। और सबसे पहले अपभ्रंश शब्द के प्रयोग की यदि हम बात करें, सर्वप्रथम अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले यह है कालिदास जो तो हमारे संस्कृत के विद्वान थे, उनके जो नाटक होते थे कालिदास के, उन के नाटकों में से एक नाटक था उनका विक्रमोर्वशीय। विक्रमोर्वशीय जो नाटक था उनका वो काफ़ी प्रमुख नाटक था, जिसमें जो निम्न श्रेणी के पात्र थे, निम्न श्रेणी के मतलब जो दबे कुचले पात्रों को दिखाया जाता था, उन पात्रों के लिए अपभ्रंश भाषा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, यानी कि आम बोलचाल की भाषा। इसका जो समय माना जाता है वो 6ठी शताब्दी माना जाता है, जिस समय अलग जो है ये हमारा विक्रमोर्वशीय नाटक लिखा गया था, वो 6ठी शताब्दी का समय था। इसके अलावा जो हमारे काव्य शास्त्र के विद्वान हैं, अलंकारवादी विद्वान हैं, आचार्य भामह हैं, जिसका हम बाद में आगे जिक्र करेंगे, इन्होंने भी अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया और इसे भी संस्कृत का तथा प्राकृत की भांति काव्य भाषा माना गया है। यानी कि भामह ने कहा है कि अपभ्रंश सिर्फ डंगरों और मूर्खों की भाषा नहीं है, यह भी एक काव्य भाषा है। तो उन्होंने भी इस भाषा का प्रयोग किया है अपने काव्य में, अपने अलंकारों का जहाँ जिक्र किया वहाँ उन्होंने अपभ्रंश शब्द का भी जिक्र किया है। अब बात करते हैं हम आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास कैसे हुआ, यानी कि हिंदी कैसे बनी हमारी। यदि हम हिंदी की बात करें, आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास या यूं कहिए भारोपीय भाषा परिवार का विकास कैसे हुआ, हिंदी का विकास कैसे हुआ, इस सब को जानने के लिए हमें अपभ्रंश को टटोलना पड़ेगा, अपभ्रंश के बारे में हमें जानना पड़ेगा। अब देखिए, आधुनिक आर्य भाषाओं में अपभ्रंश से विकसित हुई सारी भाषाएं, हिंदी भी उसी से विकसित हुई। और जो है अपभ्रंश को आगे हमने अलग अलग भागों में बांटा है, जिसके लगभग 7 भाग मुख्य है, जिसका हम जिक्र करते हैं। अब अपभ्रंश हमारी मुख्य है और जिसके 7 भाग जो है वो कैसे है वो देखिए हम। जिसका पहला भाग है हमारा शोर सैनी, जिसका जिक्र अक्सर हम करते हैं शोर सैनी का, क्योंकि हमारी हिंदी जो है वो शोर सैनी से ही निकली है। दूसरा जो है वो है पैशाची अपभ्रंश, तीसरा जो है वो ब्राचड़ अपभ्रंश है, चौथा खस अपभ्रंश है और 5वां महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है। छठा जो है वो हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश है और 7वां हमारा मागधी अपभ्रंश। इस प्रकार अपभ्रंश भाषा को हमने आगे 7 भागों में विभक्त कर दिया। अब हम हिंदी की बात करेंगे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बाकी 6 को छोड़ देंगे, सिर्फ शोर सैनी की बात करेंगे, नहीं, हम शोर सैनी के साथ साथ सभी की बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हिंदी का समावेश हमें सभी जगह मिलता है। तो इस प्रकार अपभ्रंश को मुख्यतः 7 भागों में विकसित किया और उनके बोली क्षेत्र अलग अलग करके 12 भागों में बट गए, जिसका विवरण इस प्रकार है। यानी कि उन 12 भागों को हमने इस प्रकार बांट दिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम शोर सैनी को किस किस रूप में बांटा हमने। अब शोर सैनी जो थी हमारी वो 3 भागों में बटी। पश्चिमी हिंदी, यानी कि पश्चिम भारत में बोली जाने वाली हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अब राजस्थानी को पश्चिमी से अलग कर दिया है, ध्यान देना आप। गुजराती भी वैसे तो पश्चिम में आता है, लेकिन गुजराती को भी अलग रूप दिया गया है। तो 3 भागों में ये बांट दी गई है। उसके बाद हमने दूसरी बात की पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश में कौन सी बातें आती है? पिशाचों की भाषा, ऐसे कहते थे पैशाची को, लेकिन पिशाचों की नहीं है ये भाषा जो है वो आम बोलचाल की भाषा थी। इसका लेखन तरीका थोड़ा सा अलग था, इसलिए हमारे विद्वानों ने इसको इस प्रकार का रूप दे दिया, जिसमें थी हमारी पंजाबी और लहंदा, जिसकी जो है वो हमारी लिपि जो थी वो गुरुमुखी थी, उसका लिखने का तरीका थोड़ा अलग था। उसके बाद हमारी तीसरी आई ब्राचड़ अपभ्रंश, जिसमें सिंधी भाषा थी जो हिंदी का ही एक रूप है। उसके बाद आई है हमारी अगली जो है वो खस अपभ्रंश,
जो पहाड़ी क्षेत्र की बोलियां थी या भाषा थी वो सारी जो है वो खस अपभ्रंश के अंतर्गत आई। उसके बाद फिर हमारी अगली आई, इसके बाद हमारी 5वीं आई महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश मतलब जो हमारे भारत के पश्चिम और नीचे की दक्षिण की तरफ गए वहाँ पे, जिसमें मराठी जिसकी मुख्यतः भाषा है। और उसके बाद फिर आई हमारी अगली अर्धमागधी। अर्धमागधी मतलब पूर्ण रूप से मगध क्षेत्र की नहीं थे, उसके जो पूर्वी भाग थे, यानी कि पूर्वोत्तर में, ये कट गया भाई यहाँ पे थोड़ा, यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो भाग थे वो सारे उसके पूर्वी हिंदी जिसको कहते हैं, पूर्वी हिंदी, पूर्व में बोले जाने वाली हिंदी इसके अंतर्गत आई। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करें अभी इस प्रकार जो है ना अलग अलग 6 भागों में बांटा हमने इसको, जिसका यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जैसे 3 हमारी शोर सैन्य की थी, 2 हमारी पैशाची की थी, आगे सब की एक एक है, और फिर पूर्वी हिंदी। इस प्रकार करके लोगों ने, मैंने पहले जिक्र किया था कि 12 भागों में जो है हमने इसको बांटा है। तो इस प्रकार ये 12 रूप जो है इसके हिंदी के अलग अलग बन गए। आगे फिर इनका विस्तार पूर्वक जो पूर्ण रूप से हिंदी क्षेत्र है उनको फिर अलग अलग बांटेंगे हम। इसमें से जो हिंदी क्षेत्र था उसे हम मुख्यतः बोलियों के आधार पर 5 भागों में बांटते हैं, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे, जिससे संबंधित एक आध प्रश्न हमारा अवश्य आता है। और इसका वर्णन जो है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, इसमें हमारा अगर ज़्यादा इसको विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे तो इनके जो बोली क्षेत्र हैं उनका जिक्र भी अक्सर हम करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। सबसे पहला आता है हमारा पश्चिमी हिंदी, जो भारत के पश्चिमी भागों में बोली जाती है। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है? सबसे पहले तो सबसे बड़ा क्षेत्र है हमारा खड़ी बोली का। खड़ी बोली का जो क्षेत्र है मेरठ है और उसके आसपास का हो गया आपका जो है वो मुजफ्फरनगर हो गया, सारा जो है हमारा खड़ी बोली का क्षेत्र है। एक और चीज़ ध्यान करने की, कई बार यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कौरवी नाम किसका है, तो खड़ी बोली को ही हम कौरवी बोली कहते हैं, कौरवी भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है हस्तिनापुर और उसके आसपास हुई थी कौरव क्षेत्र में, इसलिए इसको कौरवी नाम दिया गया है। दूसरा जो रूप है हमारा ब्रज भाषा है, जो बहुत ही विकसित रूप है, जिसमें बहुत समृद्ध साहित्य लिखा गया और अक्सर सूरदास जी का जिक्र आता है, तो ब्रज भाषा की बात होती है। उसके बाद बुंदेल क्षेत्र में, यानी कि मध्य प्रदेश का जो बुंदेल क्षेत्र में जो हिंदी बोली जाती है वो पश्चिमी हिंदी का बुंदेली जो है वो बोली है वह। उसके बाद फिर आती है हमारी हरियाणवी, हरियाणवी से अभिप्राय बांगरू भाषा भी बोलते हैं इसको। हरियाणा तो है इसका क्षेत्र, हरियाणा के अलग अलग जो हमारी, हरियाणा के अलावा जो दिल्ली के भी कुछ इलाके हैं जहाँ बांगरू, दिल्ली के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ बांगरू बोली जाती है। इसके अलावा हमारा 5वां जो है इसका रूप है वो है कन्नौजी बोली। ये जो है ना कन्नौज क्षेत्र में और रीवा इटावा आदि क्षेत्र में बोली जाती है, तो इनके अगर आपको विस्तार पूर्वक मिल जाएगा। उसके बाद जो है हमारा अगला दूसरा जो रूप है वो है हमारा पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी यानी कि पूर्व क्षेत्र में जो हिंदी बोली गई, पूर्व से अभिप्राय मेघालय नागालैंड नहीं है, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वही पूर्व इलाका है। यानी कि भारत को अगर आप अपने दिमाग में बिठा लोगे तो पूर्वी हिंदी जो है हमारे बिहार, उसके आसपास छत्तीसगढ़, वो वाला इलाका आता है। उसको भी हमने 3 भागों में बांटा। पहला है हमारा अवधी, जो लखनऊ और उसके आसपास की जो भाषा थी। उसके बाद बघेल क्षेत्र की बघेली भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा, इनको 3 भागों में बांटा। इनको मैंने यहाँ पे है ना छोटे छोटे रूपों में बांटा है। जैसे पहले वाली जो 5 थी उसको जो है ना खबर बुंदेल हक, इस प्रकार करके आप उन 5 को याद कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ना छोटे में अगर हम इस प्रकार कर लेते हैं तो उसको फिर हम भूलते नहीं। खबर बुंदेल हक से अभिप्राय है, ख से खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेल से बुंदेलखंडी, और है से हरियाणवी, और कैसे कन्नौजी। हक
मतलब है से हरियाणवी और कैसे कन्नौजी, इस प्रकार हम उन पांचों को इसमें समेट लेते हैं। इसी प्रकार पूर्वी हिंदी का जो है अब 36, इस प्रकार करके शॉर्ट में हम उनको देख सकते हैं, ऐसे अवधि, बै से बघेली और 36 से मतलब छत्तीसगढ़ी है ही। उसके बाद आता है हमारा तीसरा रूप इसका, और तीसरा रूप है हमारा राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी को अलग भाग में इसलिए बांटा गया क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है और पूरे प्रदेश में हिंदी बोली जाती है जिसके अलग अलग भाग है। तो यहाँ पर जो है हमारी राजस्थानी हिंदी है उसको भी आगे हमने 4 भागों में बांटा है। पहली हमारी मारवाड़ी हिंदी, मारवाड़ क्षेत्र जो है बीकानेर उसके आसपास का क्षेत्र है उसमें मारवाड़ी हिंदी बोली जाती है। दूसरा है जयपुरी, जयपुर और उसके आसपास के जो क्षेत्र है। तीसरी हमारी मेवाती, हाड़ौती, सेवाती भी बोलते हैं इसको, मेवाती और सेवाती बोलते हैं। मेवात क्षेत्र की जो राजस्थान का जो इलाका जो है वो हरियाणा के तरफ लगता है, वहाँ की जो भाषा है मेवाती या सेवाती भाषा है। उसके बाद मालवी और हाड़ौती, ये जो ना मध्य प्रदेश से जो लगता हुआ इलाका है, जो सीमावर्ती इलाके वहाँ पे बोली जाती है। इसको भी यदि हम याद करें शॉर्ट में तो इसको क्या करेंगे, माज में माल, माज में माल, माँ मतलब मारवाड़ी, जय मतलब जयपुर, में मतलब मेवाती, माँ मतलब मालवी, माल मतलब मालवी। इस प्रकार जो है ना हम शॉर्ट में इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा आगे आता है पहाड़ी हिंदी, चौथा रूप जो है हमारा पहाड़ी क्षेत्र में बोले जाने वाली हिंदी। पहाड़ी हिंदी का जो पहला रूप है वो गढ़वाली भाषा, गढ़वाल क्षेत्र में, ये जो है ना हमारे हिमाचल प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी भाग है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट वगैरह, वहाँ पे जो है वो हमारी गढ़वाली बोली जाती है। उसके बाद दूसरी हमारी कुमाऊनी भाषा, और तीसरी जो है वो हमारी पश्चिमी पहाड़ी, जिसको नेपाली भी कहते हैं या जिसको कुल्लूई भाषा के नाम से भी जाना जाता है। कुल्लू का जो है नाम सुना होगा आपने, कुल्लू के आसपास, कुल्लू का दशहरा काफ़ी फेमस है। कुल्लू के आसपास जो भाषा बोली जाती है उसको पश्चिमी पहाड़ी या फिर नेपाली भाषा बोलते हैं। वैसे तो नेपाली बोली, ये का जिक्र कर रहे हैं हम, नेपाली भाषा भी है, लेकिन वहाँ जो बोली जाती है उसको हम बोली के नाम से ही जानते हैं क्योंकि वह उस नेपाली का इतना विकसित रूप नहीं बोला जाता। तो इस प्रकार 3 भागों में इसको बांट दिया हमने। अब इसको कैसे बांट दिया, गढ़कूप है, गढ़कूप है, गढ़ इस तरह याद कर लिए, गढ़ में गढ़वाली, कूप कू मतलब कुमाऊनी और पश्चिम मतलब पश्चिम है, मतलब भाषाएं हैं। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो है वो 5वां जो भाग आता है वो है बिहारी हिंदी का, यानी कि जो बिहार क्षेत्र में जो बोली जाती है। बिहार जो अब 2 भागों में बट गया, दोनों, दूसरा जो झारखंड और पहला बिहार, लेकिन वो पूरा इलाका जो है वो इसके अंतर्गत ही आता है, जिसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहली हमारी मैथिली भाषा, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लगते इलाके हैं वहाँ बोली जाती है, वो मैथिली है। फिर मगही, यानी कि जो मगध क्षेत्र में बोली जाती है, जो बिल्कुल प्रॉपर बिहार का इलाका आता है, ऊपर जो पश्चिम बंगाल और जो है वो ऊपर वाले इलाकों से लगता है। और उसके बाद भोजपुरी, ये जो मध्य बिहार में बोली जाती है भोजपुरी भाषा। इस प्रकार जो है ना 3 भागों में इसको बांटा है हमने। इस प्रकार संपूर्ण हिंदी परिवार को यदि हमने बांट दिया तो वो 18 बोलियों में विभक्त हो गया है, जिससे संबंधित एक आधा प्रश्न आपके पेपर में अवश्य आता है। इसका थोड़ा सा विस्तार पूर्वक वर्णन करिए, इसको पढ़िए, और याद करने की चीज़ें हैं ये, रट्टे नहीं लगा सकते हैं हम इनको। आप इनको समझ के और याद करने की कोशिश करिए और एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसको अच्छे से याद कर पाओगे और फिर आगे कभी भी नहीं भूल पाओगे। आज का मेरा चैप्टर ये यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद। जो इससे संबंधित नोट्स है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए एच टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए। सी टेट में भी काम आएगा आपको, ऐसी बात नहीं है सी टेट में पीजीटी नहीं होता तो कोई बात नहीं, टीजीटी में भी कई बार कुछ 1% कवर हो जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मैं आपकी अपनी सुनीता शर्मा अगला चैप्टर जल्दी लेकर आऊँगी आपके सामने। धन्यवाद। बस खत्म हो गया। हाँ।